हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनागिरी चैनल पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को इतना सराह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परिंदे कहानी। ठीक है, और परिंदे कहानी को भी हम कई भागों में पढ़ेंगे, यानी कई पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तो लंबी है और दूसरा समझाते हुए चलना पड़ता है। और इसमें पहले आज हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे कि प्रकाशन, कहानी संग्रह, ठीक है, कितने कहानी संग्रह है, इसके पात्र कौन से हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका प्रतिपाद्य क्या है, इसका संदर्भ क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है। आज हम इसमें, और हो सकता है थोड़ी सी कहानी भी पढ़ लें। तो आज हम यही सब पढ़ेंगे इसमें, अब फिर पार्ट 2 में अपनी कहानी पढ़ेंगे। जितना हो सकता है वैसे आज भी कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत पढ़ने की। पर चलिए अब हम पढ़ते अपनी कहानी। तो इमेज में आपने देख लिया है परिंदे, कितने सुंदर ये दो बर्ड्स बैठे हैं। परिंदे कहानी किसकी है? ये निर्मल वर्मा की। चलो देखते हैं। हम्म प्रथम प्रकाशन 1957 ईस्वी में, यानी हंस पत्रिका में 1957 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। संग्रह ये खुद परिंदे कहानी ही है। ये एक परिंदे जो है कहानी संग्रह ही है। ठीक है, ये 1959 या 60, इसमें 3 सन मिलती है। प्रकाशन मिलेगा 1957, कहानी संग्रह यानी परिंदे का जो कहानी संग्रह होगा वो मिलेगा आपको 59 या 60। तो ये नोट डाउन कर लेना। परिंदे 1960 कहानी संग्रह निर्मल वर्मा द्वारा निर्मित। इस संग्रह में संकलित 7 कहानियां, कितनी? 7 कहानियां इसमें है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये हमारे 7 इसमें कहानियां हैं, अब इन्हें एक एक करके देखते हैं हम। नंबर 1 अंधेरे में, नंबर 2 तीसरा गवाह, नंबर 3 डायरी का खेल, नंबर 4 माया का मर्म, नंबर 5 पिक्चर पोस्ट कार्ड। अब नंबर 6 सितंबर की एक शाम, नंबर 6 पे सितंबर की एक शाम, और नंबर 7 पे आपकी परिंदा। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, ये परिंदे कहानी जो है ये कौन से नंबर पे आती है? परिंदे कहानी संग्रह में ही, तो ये आती है 7वें नंबर पे, क्योंकि मैंने देखा है शायद एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा चुका है, तो इसलिए प्लीज इसे भी ध्यान रखें। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पर? अपनी कहानी पर, मतलब कहानी के प्रतिपाद्य पर। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसका। निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे 1957 हिंदी साहित्य की कालजयी मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसे नई कहानी आंदोलन की पहली कृति माना जाता है। यानी नई कहानी, देखो एक पॉइंट मिलता है, ये नई कहानी आंदोलन चला था ना, उसकी सबसे पहली रचना कौन सी है? वो है परिंदे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। यह कहानी मुख्य पात्र लतिका के अकेलेपन, अतीत की यादों, मृत प्रेमी ग्रीश नेगी और शिमला के कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में बिताए जा रहे ठहरे हुए जीवन को दर्शाती है। ठीक है, यानी एक तो जब उसका जो प्रेमी था लतिका का, ग्रीश नेगी, उसकी याद, और जो शिमला में कॉन्वेंट स्कूल था उसमें जो टाइम बिताया था उसने, उसकी यहाँ पर उसको याद आती है। जहाँ पात्र स्वयं को परिंदों की तरह कहीं और न जा पाने वाला महसूस करते हैं। जैसे कुछ परिंदों को पाला जाता है और वो महसूस करते हैं कि मैं अब कहीं नहीं जा सकता, ऐसी ये लतिका भी अपने आप को उसी रूप में देख रही है, ऐसा महसूस कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियति की पड़ताल करती हुई कहानी। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्य वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं, बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। कैसे हैं? मतलब बोझिल सा है, सभी पात्र कैसे? बोझिल से, उदास से, टूटे हुए। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेम का तीव्र सम्मोहन, उससे मुक्त होने की अकुलाहट। ये हमें नामवर सिंह की 2 पंक्ति मिलती है, एक तो ये मिलती है, एक तो ये वाली।
और एक ये वाली, एक ये वाली। भाई ना दोनों को बिल्कुल बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं ये दोनों पंक्तियों में क्या है। फ़कत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसमें हम नई कहानी कहना चाहते हैं, उसकी भी ये पहली कृति है। यानी नए आंदोलन की इसे पहली कृति माना गया है ना, तो इसलिए ही इसे नामवर सिंह भी यही कह रहे हैं कि ये 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं है, बल्कि ये तो नई कहानी कहना चाहते हैं, उसकी भी ये पहली कृति ही है। ये नामवर सिंह की है। अब दूसरी पंक्ति भी है नामवर सिंह की है, देखते क्या है इसमें। परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति समस्या है। मतलब मुक्ति से, यहाँ पे से होगा, मुक्ति से या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं उतना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। यानी कि जो निर्मल की और भी कहानियां उसका भी ये केंद्र है। इसने कहा ये नामवर सिंह ने, तो ये नोट डाउन कर ले। अब आते हैं हम पात्र पर। पात्र देखते हैं। पात्र में मुख्य पात्र लतिका एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। प्रेमी ग्रीश की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति मोह। बिलानागब क्लब में ग्रीस से परिचय हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था उसका? बिलानागा क्लब। बिलानागा क्लब कहाँ पे परिचय हुआ था ग्रीस नेगी से लतिका का? बिलानागा क्लब। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ग्रीस द्वारा चिढ़ाने के लिए दिया गया नाम। तो भाई लतिका को चिढ़ाने के लिए ग्रीस नेगी जो था वो कौन सा नाम इस्तेमाल करता था? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। नेक्स्ट पॉइंट, देवदार पर बालों की क्लिप से ग्रीस का नाम लिखा था। तो पूछा जा सकता है कि कौन से वृक्ष पर कौन से वृक्ष पर ग्रीस नेगी का नाम लिखा था? तो वो था देवदार। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पात्र कौन सा है देखते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक। कौन थे मिस्टर ह्यूबर्ट? संगीत के शिक्षक हैं। लतिका को प्रेम पत्र लिखता है। पियानो पर शोपान नॉक्टर्न तथा चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाता है। प्राण घातक बीमारी से ग्रस्त है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इसके बारे में मैंने पात्र डिटेल में इसीलिए रखे क्योंकि इनके बारे में अब पूछा जाने लगा है कि भाई मिस्टर ह्यूबर्ट के बारे में ये पॉइंट दे देंगे तो बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पात्र। स्कूल में अध्यापन और प्राइवेट प्रैक्टिस। मूलतः बर्मा से जापानी आक्रमण के समय पलायन। यानी कि डॉक्टर मुखर्जी कब आए थे? जब जापानी आक्रमण हो रहा था, उसी समय बर्मा से इन्होंने पलायन किया। रास्ते में पत्नी की मृत्यु। रास्ते में ही पत्नी की मृत्यु हो जाती है। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं। फिलोसोफाइज करके बात करने की ने कहने की आदत थी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने गौण पात्र पर। ये हमारे गौण पात्र मेजर ग्रीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल जिन्हें ओल्ड मेड कह के पुकारा जाता है। फादर एडमंड चैपल के पादरी। जूली उसके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है। ठीक है। सुधा ये भी एक पात्र है। इसी के कमरे का जिक्र किया जाता है जहाँ अक्सर लड़कियां बैठ के गप्पे लड़ाया करती थी। सुधा का कमरा नंबर 7 है। मैं जब नोट्स बना रही थी आपके ये पीपीटी बनाई थी तब उसमें देखा था, तो 7 नंबर ये भी लिख लेना। वैसे तो कहानी में मैंने हाईलाइट किया हुआ सब। चलते हैं अब अपनी विशेषताओं पर। एक एक करके विशेषताएं देखते हैं। मूल भाव क्या है? इस कहानी का मूल भाव क्या है? आधुनिक जीवन का अकेलापन, अवसाद, वियोग और यादों का बोझ। प्रतीक
परिंदे उन इंसानों के प्रतीक है जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और पुरानी यादों के पिंजरे में कैद रहते हैं। यानी परिंदे इसलिए ही प्रतीक बनाया गया है, ठीक है। वातावरण, कहानी की पृष्ठभूमि सर्दी के मौसम में पहाड़ी शहर का हॉस्टल है जो पात्रों की मानसिक ठंड को दर्शाता है। फिर आगे क्या है इसकी विशेषता? इसका शीर्षक इसका शीर्षक प्रतीकात्मक है जिसमें आधुनिक मानव की नियति को पकड़ने की कोशिश की गई है। परिणति, कहानी के अंत में लतिका अपने प्रेमी के यादों के साथ समझौता करती है और जीवन के अकेलेपन को स्वीकार करती है, जैसे वह वहीं रह जाएगी। यह कहानी भावनाओं की सूक्ष्मता और यथार्थ के चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। निर्मल वर्मा ने परिंदे कहानी में संवादों का प्रयोग अत्यंत कुशलता और सार्थकता से किया है। अब देखते हैं क्या क्या संवाद है। कुछ मुझे लगा तो मैंने इम्पोर्टेंट ये नोट डाउन कर दिया है। देखते हैं क्या है। संवादों की प्रकृति और भूमिका, यानी कि जो संवाद है उनकी प्रकृति कैसी रही, भूमिका क्या रही। तो देखते हैं क्या क्या है। संवाद स्वाभाविक, यथार्थपूर्ण, पात्रों के शिक्षित और अर्ध शहरी परिवेश के अनुरूप ये पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं। जैसे डॉक्टर मुखर्जी, ये है डॉक्टर मुखर्जी के व्यंग्यात्मक दर्शनपूर्ण संवाद। जैसे इन्होंने कौन सा दिया है कि होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है। तो ये किसका है? ये दो पॉइंट आया है। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है कि होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है। करीमुद्दीन का देसीपन का इसमें दिखाया जाता है संवाद, मतलब वो बोलता ऐसा है जैसे देसी हो बिल्कुल। अजी मैम साहब, ये सब करीमुद्दीन ने बोला था। तथा ह्यूबर्ट के संवाद उसकी नाजुक मन स्थिति को दर्शाते हैं। संवादों में अंग्रेजी शब्दों का सहज प्रयोग, गुड नाइट, थैंक यू, सर्विस वातावरण को प्रामाणिक बनाता है। तो भाई ये तो अभी दिसंबर 2025 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कि अंग्रेजी आई वर्डों को क्रम से लगाएं। तो देखो यहाँ भी मैंने नोट डाउन कर दिया कुछ, जो और बाकी के बच्चे हैं वो शायद आपको कहानी में मिल जाएंगे, उन्हें नोट डाउन कर लेना। ये गुड नाइट, थैंक यू, सर्विस वातावरण को प्रामाणिक बनाता है। अब आते हैं नंबर 2 के संवाद किस टाइप के हैं। कथानक और वातावरण निर्माण, यानी कथानक कैसा था और वातावरण निर्माण क्या था इसमें। संवाद कथानक को गति प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट का लतिका को कंसर्ट में बुलाना। ये संवाद नए प्रसंग और स्थितियां उत्पन्न करते हैं तथा पहाड़ी कस्बे और मिशनरी स्कूल के वातावरण को जीवंत बनाते हैं। प्रतीकात्मक संवाद, जैसे डॉक्टर मुखर्जी का कहना क्या है, ये संवाद इम्पोर्टेंट है। देखो ऐसे देख लो का कहना क्या है, जानबूझकर न भूल पाना यह भी गलत है, कहानी को गहरे दार्शनिक अर्थ देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। वैसे जितना भी मैंने स्टार्टिंग में ये कराती हूँ ना, ये सब इम्पोर्टेंट ही होता है। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट, आंतरिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक गहराई। संवाद पात्रों के आंतरिक द्वंद्व और भावनात्मक संघर्ष को उजागर करते हैं। उदाहरण ह्यूबर्ट और लतिका की अंतिम बातचीत, जहां माफी और खामोशी दोनों उनकी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। लतिका और जूली का संवाद भी उसके अतीत और वर्तमान के टकराव को स्पष्ट करते हैं। यानी कि जब लतिका को जूली का प्रेम पत्र मिलता है तो उसे अपनी याद आने लगती है। तो तभी दिखाया है इसमें ये कि जूली और लतिका संवाद भी इसलिए ही उसके अतीत और वर्तमान के टकराव को स्पष्ट करते हैं। अब चलते अपनी कहानी पर, पढ़ लेते हैं थोड़ी सी कहानी, फिर उसके बाद पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो ये रही परिंदे, किसके? निर्मल वर्मा की। परिंदे निर्मल वर्मा। और मैं आपको बता दूं कहानी के स्टार्टिंग में एक इंग्लिश के पंक्ति आती है, कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड,
एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द आंसर हैड बीन नथिंग। किसने कही थी ये पंक्ति? किसके? मिस सॉरी, कैथरीन मैन्सफील्ड की। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं कहानी पर। ये स्टार्टिंग की पंक्ति है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। अंधेरे में अंधेरे अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी-फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में, देखो आ गया ना 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी। ठाकुर का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका ने पूछा, कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसर फुसर होती रही। फिर दरवाजे की चटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? किसने पूछे? लतिका ने। लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा है। ये आगे ना सुधा का कमरा। कौन सा? 7 नंबर। वैसे भी आसान याद करना, से सुधा, से 7। सुधा का कमरा 7 था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी। तो पूछा जा सकता है कि परिंदे कहानी में कौन सा पात्र सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो वो थी सुधा, हॉस्टल में। ठीक है, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा, कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिराई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। तो ये नाइट भी इंग्लिश का वर्ड है। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सबने मिलकर, और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है। किसके गाने का प्रोग्राम था? हेमंती के। ठीक है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन अब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है। उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देरी से बाहर को गई। कौन? लतिका।
उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी, मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं। आई लव द स्नोफॉल। किसने कहा था ये? लतिका ने, कि आई लव द स्नोफॉल। ठीक है, ये लतिका की पंक्ति है। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, शायद पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमे होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है। तो भाई टांगों की तुलना बांस की लकड़ियों से की गई है, जिसकी गांठ धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधों पर समेटा, यानी जो शॉल ओढ़ रखा था, और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने दो चार सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ? मिस्टर ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुड़ा दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कॉन्सर्ट होगा, जिसमें मिस्टर हुबर्ट मिस्टर हुबर्ट शोपा चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे। ठीक है, क्या बजाएंगे? मैं शोपा चाइकोवस्की के कंपोजिशन। फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर बाहरी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती हैं। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के कौन से दूसरे दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे। क्या थे वह? आधे बर्मी, जिसके चिन्ह
उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी-छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। कौन से दो सब्जेक्ट थे? सॉरी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोग उन्हें कुछ लोग उन अरे क्या क्या कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो अब पढ़ेंगे हम इस कहानी को पार्ट 2 में। आज वैसे हमें मेन पॉइंट ही देखने थे, पर मैंने सोचा कोई नहीं, एक दो कहानी के पार्ट वो भी पढ़ लेते हैं। तो इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।